Hello guys, this is Lovely Sabat. I welcome you all to my channel Love Civil Engineering. जैसे कि हम लोग आज तक सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे एंड हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं आरसीसी एंड सर्वे भी हम लोग साथ साथ में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक आरसीसी के कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए। हम लोगों ने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का एनालिसिस किया, डिज़ाइन किया, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लिए हम लोग ने। अभी नेक्स्ट हम लोग फर्दर पे चलेंगे शेयर डिज़ाइन पे, ठीक है। एंड आफ्टर शेयर डिज़ाइन के हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे पहले और उसके बाद हम लोग डिज़ाइन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए एंड प्लीज़ वॉच द वीडियोस, लाइक शेयर एंड कमेंट इन द वीडियोस इफ़ यू वांट एनी अदर इम्प्रूवमेंट। और आप कौन कौन से और सब्जेक्ट्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं सो दैट आई कैन ब्रिंग यू मोर वीडियोस। तो ठीक है, चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल स्टडी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शेयर, ठीक है। तो शेयर जो है वो बीम में कब प्रोड्यूस होगा पहले वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो when a beam is loaded with transverse load then it will give rise to shear force and bending moments in that beam, ठीक है। जब हमारे बीम पे ट्रांसवर्स लोड आएंगे तब लाइक दिस, ये हमारा बीम है और इस पे ट्रांसवर्स लोड आ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग, एक होता है एक्सियल लोड जो कि इन एक्सियल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। उसकी वजह से नहीं, ड्यू टू द ट्रांसवर्स लोड हमारे जो बीम में शेयर फोर्स आएगा और बेंडिंग मोमेंट आएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने फ्लेक्चर वाला केस देख लिया, अभी हम लोग शेयर वाला केस देखेंगे, ठीक है। तो एज पर इलास्टिक थ्योरी ऑफ बेंडिंग द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय Q which is equal to V into AY bar by IB, ठीक है। V is the shear force that is acting on the section, Q is the shear stress. Stress क्या होता है? It is the internal resistance which is developed in the body in due to the application of the shear force, ठीक है। तो shear stress जो है वो डेवलप होता है बॉडी में ड्यू टू द shear force applied। और I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और A इंटू वाई बार क्या है? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट द सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। मतलब ये देख लो, ये एक 3D वाला फिगर है, ठीक है। ये एक क्रॉस सेक्शन हम लोग काटे हैं, ये एक लंबा बीम होगा बट वी हैव कट अ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस और इन एवरी क्रॉस सेक्शन दिस आर द शियर स्ट्रेस डेवलप्ड, ठीक है। एट द आउटर फाइबर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर स्ट्रेस है वो 0 है, कुछ है नहीं, ठीक है। आउटर फाइबर में शेयर स्ट्रेस नहीं है एंड थ्रू आउट द सेक्शन द शेयर स्ट्रेस इज प्रेजेंट। और एट द न्यूट्रल एक्सिस आप लोग देख सकते हो कि शेयर मैक्सिमम है, ठीक है। तो कमिंग टू द 2D फिगर, क्रॉस सेक्शन ले लिया, दिस इज बी, दिस इज डेप्थ एंड दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे दिखा सकते हैं ग्राफिकली? द शेप विल बी ऑफ पैराबोलिक, ठीक है। जैसे कि टॉप एंड बॉटम एंड्स में हमारा शेयर स्ट्रेस 0 0 है, ठीक है। एंड इट विल गिव अ शेप ऑफ ए पैराबोला और न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये क्यू मैक्स जो है, मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शंस के वैल्यूज डाल देंगे। क्या वैल्यूज है? लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू BD3/12 और A इज इक्वल टू व्हाट इज A इंटू वाई बार इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबव द सेक्शन। एक सेक्शन लेंगे या आइदर अबव द न्यूट्रल एक्सिस और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, कोई एक लेंगे। तो BD एरिया क्या हो गया? B इंटू D/2 और वाई बार क्या हो गया? वाई क्या होता है? इसका जो सेक्शन हम लोग लेते हैं इसका सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज वाई बार। तो वाई बार इज इक्वल टू D/4, ठीक है। ये टोटल डेप्थ क्या है? D/2, इसका आधा मीन्स D/4
और सारे वैल्यूज़ को ये इक्वेशन में पुट कर दो एंड बाय सॉल्विंग यू कैन गेट Q इज इक्वल टू 3/2 V/BD. ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द इलास्टिक थ्योरी. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये देखिए, द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द क्रॉस सेक्शन इज पैराबोलिक. ये इटसेल्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. ठीक है, एसएससी वगैरह जो आपके कैंपस एंट्रेंस वगैरह जो है उसमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट द टॉप एंड बॉटम इज 0 एंड न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम. ये इटसेल्फ दीज आर द क्वेश्चंस. और ये भी एक क्वेश्चन है, इसके डेरिवेशंस आप पढ़ोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में. ठीक है, तो क्लियर है, Q विल बी 3/2 V/BD. नेक्स्ट चलते हैं. तो हम लोग लेकिन लिमिट स्टेट मेथड पढ़ रहे हैं और हम लोग कौन सा कोड बुक फॉलो कर रहे हैं, IS 456/2000. तो अकॉर्डिंग टू दिस द IS कोड रिकमेंड्स the value of nominal shear stress, ठीक है, tau v for RCC beam is tau v is equal to V/BD. ठीक है, 3/2 उन्होंने एलिमिनेट किया, that is V/BD. ठीक है, तो ये देख लो, इलास्टिक थ्योरी में हमारा जो shear stress का जो डायग्राम है, वेरिएशन है, वो पैराबोलिक लेते थे हम लोग, लेकिन हमारे IS कोड में हम लोग इसको यूनिफॉर्म अक्रॉस द बीम लेके फर्दर एनालिसिस करेंगे. ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं कि शियर की वजह से हमारे बीम में क्या इफेक्ट होगा. दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जब भी इंटरव्यूज होगा या फिर वर्बली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपसे पूछा जा सकता है, एंड इवन शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें आ जाते हैं. जैसे कि आपको पूछेगा कि शियर की वजह से किस टाइप का क्रैक आता है, कहाँ बीम के कौन से सेक्शन पे क्रैक आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस. ठीक है, तो देखते हैं. ये देखिए, एक बीम है, इसमें ट्रांसवर्स लोड लगा है. ठीक है, हम लोग 3 डिफरेंट लोकेशंस पे एक एक पोर्शन लेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे इस ट्रांसवर्स लोड का क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, तो ले लो, यहाँ पे एट द नियर द सपोर्ट हम लोग ले लेंगे एलिमेंट 1 और बीच में एक ले लेंगे एलिमेंट 2 एंड एट द सेंटर ऑफ द बीम वहाँ पे ले लेंगे एलिमेंट 3. ठीक है, तो पहले एलिमेंट 3 को देख लो. हम लोग को पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, यूडीएल होगा या फिर पॉइंट लोड होगा, कुछ भी होगा. एट द सपोर्ट द शियर फोर्स इज 0. सॉरी, एट द सपोर्ट्स द शियर फोर्स इज मैक्सिमम एंड बेंडिंग मोमेंट इज 0. ठीक है, और सेम केस एट द सेंटर ऑफ द बीम क्या होगा, shear force is 0 and bending moment is maximum. ठीक है, ये कंडीशंस पता है हमें. तो देख लो, ये बीम है, ये यूडीएल की तरह ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, और ये अगर हम लोग सेंटर पे एक सेक्शन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम होंगे. इस पॉइंट पे क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम होंगे और यहाँ पे शियर स्ट्रेस नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे फेलियर भी किस तरह से आएगा, मतलब क्रैक किस तरह से डेवलप होगा, मतलब वर्टिकल क्रैक्स डेवलप होंगे. ठीक है, ड्यू टू सिग्मा मैक्स. क्लियर है. फिर आ जाओ एलिमेंट 2 पे. एलिमेंट 2 क्या है, ना सपोर्ट्स पे है ना सेंट्रॉइड में है, तो यहाँ पे दोनों टाइप के स्ट्रेसेस डेवलप होंगे. लाइक आपके जो बेंडिंग स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस, दोनों स्ट्रेसेस आपके डेवलप होंगे. ठीक है, फिर आ जाओ एट द सपोर्ट्स. सपोर्ट्स पे क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि सपोर्ट्स पे शियर फोर्स मैक्सिमम होता है और बेंडिंग मोमेंट 0 होता है. तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 मतलब वर्टिकल क्रैक्स नहीं आएंगे, सिग्मा नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, टाउ आएगा. और शियर की वजह से क्या होता है, डायगोनल टेंशन. सी इट्स अ शेप ऑफ डायगोनल, सो ये डायगोनल टेंशन क्रैक डेवलप होता है एट 45 डिग्री. ठीक है, और ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, एज कॉन्क्रीट इज वीक इन टेंशन इट स्प्लिट्स अलोंग द डायगोनल एट 45 डिग्री. ठीक है, कॉन्क्रीट हमारा टेंशन में वीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, इट विल स्प्लिट लाइक दिस इन दिस शेप. ठीक है, और यहाँ पे डायगोनल. तो ये आपका जो है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि डायगोनल टेंशन क्रैक जो होता है वो कितने एंगल में बनता है. ठीक है, तो देखो,
Concrete is strong in shear, but the diagonal tension which is caused by the shear cannot be resisted by concrete alone. ठीक है, कंक्रीट शेयर में स्ट्रांग है लेकिन जो डायगोनल टेंशन बन रहा है उसको वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा. सो हमें शेयर के लिए एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा ताकि वो डायगोनल टेंशन को ले ले. ठीक है, वो रेजिस्ट करे एंड क्रैकिंग को प्रिवेंट करे. ठीक है, क्लियर है आपको कि हम लोग शेयर के लिए क्यों एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट डिजाइन करने वाले हैं. ओनली बिकॉज कंक्रीट अकेला इस डायगोनल टेंशन को नहीं ले सकता है. वी नीड स्टील रेनफोर्समेंट फॉर शेयर. ओके, तो अभी होप ये क्लियर हो गया कि किस टाइप का क्रैक आएगा, क्यों हम शेयर रेनफोर्समेंट देंगे बीम में. तो चलते हैं अभी नेक्स्ट पे, बीम शेयर डिजाइन. ठीक है, तो शेयर रेनफोर्समेंट देंगे तो कितने टाइप के शेयर रेनफोर्समेंट है वो पहले देख लेते हैं. देखो 3 टाइप के शेयर रेनफोर्समेंट है. ठीक है, फर्स्ट है आपका वर्टिकल स्टिरअप, सेकंड है आपका इंक्लाइन स्टिरअप एंड थर्ड है आपका बेंट अप बार्स अलोंग विथ वर्टिकल स्टिरअप. ठीक है, एक एक करके हम लोग केसेस देखेंगे. पहले देख लो वर्टिकल स्टिरअप. Steel bars are vertically placed around the tensile reinforcement along the beam with suitable spacing. ठीक है, देखो ये डायग्राम से देख लो, ये आपके स्टील बार्स है, ये वर्टिकली आपके रेनफोर्समेंट को टाई अप करते हैं. ठीक है, along the length of the beam. अब हम लोगों ने अभी देखा कि सपोर्ट के पास शेयर ज़्यादा होता है और मिड स्पैन में शेयर कम होता है, तो स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप विल बी लेस नियर द सपोर्ट और स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप विल बी मोर एट द मिड स्पैन. अगर स्पेसिंग जितना कम है मतलब हमारा शेयर रेनफोर्समेंट उतना स्ट्रांग है. ठीक है, इट कैन बी 1 लेग, 2 लेग, 4 लेग. देखो ये 1 लेग्ड है, ये 2 लेग्ड है. ठीक है, यहाँ पे 2 लेग्स है यहाँ पे. ठीक है, तो सिमिलरली 4 लेग्ड भी होता है. The diameter of stirrup is 6 to 16 mm. ये भी SSC एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, तो ये सब जो वैल्यूज है आप याद रख लेना. ठीक है, तो और वर्टिकल स्टिरअप कुछ इस तरह से होते हैं. ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उनको टाई करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंक्लाइन स्टिरअप्स क्या होता है. These are provided at 45 डिग्री throughout the length of the beam. देखो ये है मेन रेनफोर्समेंट 2 और इन दोनों को टाई अप कर रहे हैं एंगल ऑफ 45 डिग्री. इसमें क्या था, वर्टिकल स्टिरअप में क्या था, सीधा सीधा टाई अप कर रहे थे. ठीक है, लेकिन इसमें टेढ़ा टेढ़ा इंक्लाइन वे में टाई अप कर रहे हैं और ये डिग्री शुड बी 45 डिग्री. ठीक है, 2 मेन रेनफोर्समेंट. होप आपको डायग्राम क्लियर है. फिर थर्ड देखेंगे हम लोग बेंट अप बार्स अलोंग विद वर्टिकल स्टिरअप्स. ठीक है, देखो क्या होता है कि एक ही बार में समझ जाएंगे डायग्राम से. देखो नियर द सपोर्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बेंडिंग मूवमेंट नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा रेनफोर्समेंट का यूज भी नहीं होगा टू टेक द फ्लेक्शन. ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यही जो रेनफोर्समेंट हम मेन रेनफोर्समेंट हम फ्लेक्चर के लिए देते हैं दैट कैन बी बेंट अप. ठीक है, टू टेक अप द शेयर, क्योंकि सपोर्ट के पास कौन सा स्ट्रेस ज्यादा होता है, शेयर, नॉट बेंडिंग. तो हम लोग नियर द सपोर्ट हम लोग कुछ बार्स को यूज कर सकते हैं टू टेक अप द शेयर बाय बेंटिंग इट अप. ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, देखो नियर द सपोर्ट्स द बेंडिंग मूवमेंट्स आर 0, सो द लॉन्गिट्यूडनल बार्स नियर द सपोर्ट कैन बेंड अप टू रेजिस्ट द डायगोनल टेंशन. ठीक है, वो कितने में बेंड होता है, जैसे कि इंक्लाइन में पढ़ा था 45 डिग्री में बेंड होता है. ठीक है, फिर इक्वल नंबर ऑफ बार्स आर टू बी बेंड ऑन बोथ साइड ऑफ द बीम. अगर दोनों साइड सपोर्ट है, ठीक है, अगर बोथ साइड सपोर्ट्स है, एक साइड पे किया तो दूसरे साइड पे भी इक्वली करना पड़ेगा. ठीक है, तो आपका टोटल शेयर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, शेयर रेजिस्टेंस बाय वर्टिकल स्टिरअप मतलब जो स्ट्रेट स्टिरअप्स है प्लस शेयर रेजिस्टेंस बाय द बेंट अप बार्स. ठीक है, ये हो गया बेंट अप बार और ये हो गया आपका वर्टिकल स्टिरअप. अब समझ रहे हो, ये 2 हो गया आपका मेन रेनफोर्समेंट. दीज वर्टिकल लाइन्स आर द वर्टिकल स्टिरअप एंड दीज द इंक्लाइन लाइन इज द बेंट अप बार. ठीक है,
मैंने मेंशन भी किया है यहाँ पे। और ये देख लो, ये दो स्टिरअप के बीच का जो स्पेसिंग है इट इज डिनोटेड बाय एस वी। ठीक है, ये हम आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। होप ये क्लियर है, 3 तरह के शियर रेनफोर्समेंट्स। अभी हम बेसिक्स तो हो गए, और कोडल प्रोविजंस है वो हम क्वेश्चन करते वक्त ही देख लेंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं शियर डिज़ाइन की तरफ। तो शियर डिज़ाइन का जो मैंने क्या किया है, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा लिख दिया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट फॉलो द स्टेप्स, और वैसे आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप है टू कैलकुलेट द नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ टाउ वी। हमने अभी पढ़ा टाउ वी इज इक्वल टू वी यू बाई बी टी। वी यू क्या है, हमारा अल्टीमेट शियर फोर्स है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अदरवाइज वी अगर गिवन होगा तो हमें 1.5 इंटू वी करने से हमें वी यू मिल जाएगा। ठीक है, देन हमें क्या करना है, कैलकुलेट द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ टाउ सी फ्रॉम टेबल 19 ऑफ IS 456। ठीक है, बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ FCK एंड 100 AST बाय BD वैल्यूज। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, देखो टेबल 19 IS 456 आप रिफर कर लेना, आपके पास कोड बुक है तो। अगर अदरवाइज आप एक PDF फॉर्म भी कोड बुक डाउनलोड कर सकते हो फ़ोन पे, अगर करेंटली अगर आपके पास नहीं हो तो। उसमें टेबल 19 में क्या है, 100 AST बाई BD वैल्यू और FCK वैल्यूज कंपेयर करके टाउ सी का वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो वो टेबल से हमें टाउ सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही दिखाया है, टाउ सी के वैल्यूज और ये वैल्यूज। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाउ सी, हम क्वेश्चन करते वक्त देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ सी मैक्स फ्रॉम टेबल 20। ठीक है, अब IS 456 ये देखिए, ये है टेबल 20, यहाँ से टाउ सी मैक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें चेक करना है कि कहीं टाउ सी मैक्स से ज़्यादा तो नहीं है। इन एनी केस आपका टाउ वी हो गया, टाउ सी हो गया, कोई भी वैल्यू ना टाउ सी मैक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो है देन इट हैज़ टू बी रीडिज़ाइन, क्योंकि इसका नाम से ही पता चल रहा है टाउ सी मैक्स। ठीक है, इसके वैल्यू से ज़्यादा कोई चीज़ का वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि टाउ वी का वैल्यू टाउ सी से ज़्यादा है क्या। अगर है देन द सेक्शन हैज़ टू बी रीडिज़ाइन बिकॉज टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी मैक्स। ठीक है, ये कंडीशन आपने चेक कर लिया, और अगर ये आ गया तो उसके बाद क्या करना है, अब टाउ वी और टाउ सी का वैल्यू कंपेयर करना है। इफ टाउ सी इज लेस देन टाउ वी, मतलब देख लो, ध्यान से सुनना, अगर हमारा डिजाइन शियर स्ट्रेंथ और नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ इन दोनों के बीच कंपैरिजन होगा, अगर हमारा डिजाइन वैल्यू अगर कम है देन वी हैव टू डिजाइन फॉर शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, एंड इफ टाउ वी इज लेस देन टाउ सी देन शियर हम लोग को स्पेशल डिजाइन करने का जरूरत नहीं है, एंड वी हैव टू प्रोवाइड मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ शियर। ठीक है, नो नीड टू डिजाइन फॉर सेपरेटली, एंड द स्पेसिंग प्रोवाइडेड इज, ये वाला भी आपका कोडल प्रोविजन में है, आपके जो IS कोड बुक में है। लेकिन अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो देन ये आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, यू विल गेट इट। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गेट IS वगैरह के लिए, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस ऑफ कोड बुक। ठीक है, तो आपको याद रहा कि अगर टाउ सी का वैल्यू जो हमने टेबल से निकाला उसका वैल्यू अगर टाउ सी का वैल्यू अगर टाउ वी से ज़्यादा हो गया देन वी हैव टू इग्नोर द डिज़ाइन, एंड हम लोग को मिनिमम रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा, और उसका जो स्पेसिंग है वो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर टाउ वी का जो वैल्यू है, टाउ वी का वैल्यू अगर टाउ सी से ज़्यादा हो गया, मतलब ये हमें चाहिए और वो डिज़ाइन स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो रहा है, मीन्स हमारा बीम वीक हो गया, वो नहीं ले सकता, तो उसके बाद हमें शियर
रेनफोर्समेंट डिजाइन करना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी? मतलब टाउ वी मीन्स दैट वी नीड, ठीक है, जो स्ट्रेंथ हमें चाहिए, और टाउ सी मतलब बीम का जो स्ट्रेंथ है, जो हम मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, एफसी के कंक्रीट यूज कर रहे हैं और एरिया ऑफ स्टील जो यूज कर रहे हैं, ये सब यूज करके जो मटेरियल प्रॉपर्टी है हमारे पास। लेकिन टाउ वी क्या है? जो हमें चाहिए। अगर हमें जो चाहिए वो हमारे पास जो है उससे ज्यादा है, ठीक है, आवर नीड इज मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम, देन हमें shear reinforcement प्रोवाइड करना पड़ेगा। वी हैव टू डिजाइन फॉर द shear reinforcement। समझ में आया आपको? ठीक है, तो किस तरह से हम shear reinforcement देंगे? आइदर वर्टिकल स्टिरअप देके देंगे, अदरवाइज बेंट अप बार विथ वर्टिकल स्टिरअप देके देंगे, ठीक है। ये देख लो, ये दो टेबल बहुत काम में आएगा। और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड आईएएस, तो ये वैल्यूज जो है टाउ सी मैक्स के जो वैल्यूज है ना, ये आपको याद होने चाहिए मुंह जुबानी, ठीक है। कभी कभी आईएएस होता है, एसएससी जेई होता है, छोटे छोटे एग्जाम्स जो होते हैं ना, उसमें इन सब वैल्यूज को डायरेक्ट पूछ लेता है, मोस्टली फॉर M20, M25, M30। ये तीन वैल्यूज को जो वैल्यूज हैं 2.8, 3.1, 3.5, ये पूछ लेता है डायरेक्टली, ठीक है। तो होप कि आपके स्टेप्स अभी क्लियर हो गए होंगे। सिर्फ एक पेज का है, ज़्यादा कुछ नहीं है। टाउ वी निकालो, टाउ सी निकालो, टाउ सी मैक्स निकालो, कंपेयर कर दो, ठीक है। अगर टाउ वी ग्रेटर देन आया टाउ सी मैक्स, देन हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो नेक्स्ट स्टेप क्या है। चलो अभी हम लोग अगर ज़्यादा आ गया तो क्या करना है? अगर ज़्यादा आ गया तो कैलकुलेट द shear force VU फॉर द shear reinforcement। तो सॉरी VUS, ठीक है, VUS हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे? VUS इक्वल टू VU माइनस टाउ सी BD निकाल लिया। फिर वर्टिकल स्टिरअप के लिए वी हैव टू प्रोवाइड विद द स्पेसिंग। यहाँ से VUS तो निकाल दिया, उसके बाद स्पेसिंग दे दो SV फॉर वर्टिकल स्टिरअप। अगर बेंट अप बार दे रहे हो तो VUS डैश निकालो 0.87 FY ASV साइन अल्फा, और अल्फा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री, और फिर इसके लिए भी स्पेसिंग्स निकाल देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि सर वर्टिकल स्टिरअप्स देना है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बोला गया कि वर्टिकल स्टिरअप प्लस बेंट अप बार देना है, तो फर्स्ट आप बेंट अप बार के लिए डिजाइन करोगे और उसके बाद वर्टिकल स्टिरअप के लिए डिजाइन करोगे। क्यों? क्योंकि बेंट अप बार हम लोग किस में कर रहे हैं? जो हमारा ऑलरेडी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रेजेंट है एट द सपोर्ट, हम उसी को बेंड कर रहे हैं, कुछ नया तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले उसको यूटिलाइज कर लो, और जो बच गया, जो स्ट्रेंथ बच जाता है, फिर उसके लिए हम लोग वर्टिकल स्टिरअप डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो हमारा इकोनॉमिकल भी बन जाएगा, ठीक है। और बेंट अप बार का जो स्ट्रेंथ है वो कभी भी टोटल के हाफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये चेक करने में बहुत काम आता है, हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। ये मैंने वही लिखा है कि अगर दोनों यूज करेंगे तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन फॉर बेंट अप इज कैलकुलेटेड एंड देन द वर्टिकल स्टिरअप आर डिजाइन फॉर रिमेनिंग shear फोर्स, ठीक है। रिमेनिंग shear फोर्स मतलब VUS माइनस VUS डैश। तो पहले VUS डैश आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो स्पेसिंग क्या देना है। मैंने बोला था ना स्पेसिंग का वैल्यू क्या होता है, SV जो होता है, SV ये आपका सीधा शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। द स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिरअप इज 0.75 D और 300 whichever is the minimum value, and spacing of inclined stirrup is D और 300 mm whichever is the minimum value. This is direct question और ये आपको याद रखना है। एक और बात, जो लोग सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, कोड बुक में स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग इज मेंशन, यू डोंट हैव टू बाय हार्ट और रिमेंबर इट, ठीक है। बस आप स्टेप्स फॉलो कर दो कि किसके बाद क्या करना है, बट फॉर गेट और अदर एग्जाम्स यू हैव टू सॉल्व इट, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, राइट। ठीक है, अभी फटाफट चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि वी कैन कंप्लीट दिस होल टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन देख लो।
अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 300 इंटू 600 mm इफेक्टिव, मतलब बी और डी दिया है, इफेक्टिव डेप्थ दिया है, इज रेनफोर्स्ड विथ 5 बार्स ऑफ 25 mm डाया। 5 लॉन्गिट्यूडनल बार है जिसका डाया 25 mm है। इट कैरीज यूडीएल ऑफ 80 किलोन्यूटन पर मीटर इंक्लूडिंग ऑफ इट्स ओन सेल्फ वेट ओवर एन, ये ओवर है, ठीक है, ओवर एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 6 मीटर। ये इफेक्टिव स्पैन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियोस में बोला था, ठीक है, कोडल प्रोविजंस भी दिए थे। तो इफेक्टिव स्पैन हो गया। आउट ऑफ 5 मेन बार 2 बार आर टू बी बेंट अप सेफली नियर सपोर्ट्स। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि आपको बेंट अप करना है 2 बार, ठीक है। अगर नहीं गिवन होता तो आप नॉर्मल वर्टिकल स्टिरअप दे सकते थे। डिजाइन द शियर रेनफोर्समेंट फॉर द बीम, ठीक है, हमें शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करना है। यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील, ठीक है। तो मेरा स्टाइल ऑफ सॉल्विंग है कि पहले मैं सारे गिवन डाटाज लिख देती हूँ, ठीक है। अब जो BPUT के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको यहीं पे 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन गेट एग्जाम वगैरह में ऐसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं देखो सब गिवन डाटा लिख दी, FCK, FY, L इफेक्टिव, BD, ठीक है। नाउ हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? टू कैलकुलेट VU, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट टाउ V, लेकिन टाउ V के लिए हमें VU चाहिए। VU तो गिवन है नहीं, हमारा क्या गिवन है? सिर्फ W गिवन है 80। तो फॉर VU हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा? WU/L/2, ठीक है। शेयर का फॉर्मूला है, शेयर फोर्स का फॉर्मूला क्या है? W×L/2, ठीक है। तो द W शुड बी द अल्टीमेट लोड, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? LSM पढ़ रहे हैं, तो ये अल्टीमेट वैल्यू होना चाहिए। और L क्या है? L इज द क्लियर स्पैन। क्या होता है ये? क्लियर स्पैन। अब क्लियर स्पैन क्या है? देखो, ये कोई भी बीम हो गया, ये सिंपली सपोर्टेड बीम बोला है, तो यहाँ पे दोनों साइड सपोर्ट्स होंगे, ठीक है। तो L इफेक्ट, इसका एक पर्टिकुलर थिकनेस होगा, ठीक है। तो L इफेक्टिव मतलब ये जो डिस्टेंस है, दैट इज L इफेक्टिव, ठीक है। जो बियरिंग के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होंगे। बट L क्लियर मतलब दिस इज द क्लियर स्पैन, ठीक है। एंडिंग, इनर एंडिंग ऑफ द बियरिंग्स, ये हो गया क्लियर स्पैन। तो ये जो WU/L/2 है, ये L जो है ये क्लियर स्पैन है, लेकिन क्वेश्चन में हमारा इफेक्टिव स्पैन गिवन है L इफेक्टिव, तो क्लियर स्पैन निकाल दो। कैसे निकालोगे? L इफेक्टिव माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल फ्रॉम बोथ द साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अज्यूम किया, मैंने अज्यूम कर लिया कि जो बियरिंग की जो थिकनेस है वो 400 mm है फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। तो माइनस कर लो, इट विल कम अप टू 5.6 मीटर L, ठीक है। देन कैलकुलेट W, 1.5 इंटू W 120, देन VU फॉर्मूला में डालो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ VU, क्लियर। देन आवर फर्स्ट स्टेप, टाउ V, VU/BD सारे गिवन है, बस डाल देना। बस यूनिट्स का ख्याल रखना, न्यूटन पर mm² कर रहे हो कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम टेबल 20 ऑफ IS कोड, आपके फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट, मैंने टेबल 20 जो आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, राइट, यहाँ से देखो हमारा क्वेश्चन में गिवन है M20 के लिए टाउ सी मैक्स का वैल्यू क्या है? 2.8। सो टाउ सी मैक्स का वैल्यू 2.8 है। तो स्टेप क्या है हमारा? चेक करना है कि टाउ वी लेस देन टाउ सी मैक्स है कि नहीं। यहाँ पे है, सो इट्स ओके। अगर ये नहीं होता तो हमें रीडिजाइन करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे है, सो वी कैन प्रोसीड। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी, ठीक है। तो टाउ सी के लिए पहले हमें AST निकालना पड़ेगा। AST कैसे निकालेंगे? देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि वी हैव 5 बार्स ऑफ 25 mm डाया बार, लेकिन बोला क्या है कि 2 बार हमारे बेंट अप में यूज हो जाएंगे, तो दैट विल नॉट गिव अस द स्ट्रेंथ फॉर स्टील, सो वी विल यूज ओनली 3 स्टील फॉर द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो AST क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5/4 इंटू 25²। यहाँ पे 3 कैसा आया पता है? एज
2 bars are used for bent up. ठीक है, तो 5 माइनस 2 आ गया 3 बार्स, 3 बार हम यूज कर रहे हैं, तो AST आ गया. नाउ परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है, 100 AST बाई BD, 0.82% आ गया. अब देखो, अब टेबल 19 हमें कंपेयर करना पड़ेगा PT और FC के वैल्यूज को, और हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा टाउ C का वैल्यू. देखो, ये आप कोडबुक में एक बार कोडबुक में पेज पलटा के देखना. ठीक है, मैं सारे वैल्यूज तो नहीं लिख पाई, मुझे जो चाहिए लाइक फॉर M20, ठीक है, मैं वो वैल्यूज लिखी हूँ ताकि आपको कंपैरिजन दे पाऊँ. बहुत बच्चों को ये कैसे कैलकुलेट करना है पता ही नहीं होता है. ठीक है, तो देख लो हमारे वैल्यूज क्या है. फॉर M20 हमारा PT का वैल्यू क्या आया, 0.82%. ठीक है, अब देखो 0.82 तो डायरेक्ट है नहीं, इंटरमीडिएट वैल्यू आ रहा है किसके किसके बीच में, 0.75 और 1 के बीच में आ रहा है, तो आप कैसे निकालें. नाउ हियर वी हैव टू डू इंटरपोलेशन. ठीक है, इंटरपोलेशन कैसे करोगे, देखो मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, होप आप समझे. नाउ 0.75 के लिए हमारे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है, 0.56, और 1 के लिए 0.62. ठीक है, तो 0.75 के लिए 0.56, 1 के लिए 0.62, बट हमें चाहिए कौन सा, 0.82 के लिए हमें चाहिए. ठीक है, तो ये देखो बढ़ रहा है वैल्यूज, तो ये प्रोग्रेसिव हो रहा है, तो इसका इंटरपोलेशन ऐसे होता है, इनिशियल वैल्यू प्लस हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय हायर माइनस लोअर इनटू जो गिवन आपको है दैट माइनस लोअर. ठीक है, ये एक याद रखना है आपको फॉर इजी, इसके भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी 0.58 न्यूटन पर mm स्क्वायर. होप ये आपको समझ में आया होगा. पहले इनिशियल वैल्यू लिख देना. ठीक है, स्टार्टिंग में प्लस बड़ा माइनस छोटा डिवाइडेड बाय बड़ा माइनस छोटा. ठीक है, इनटू जो वैल्यू आपको पूछा गया है दैट माइनस छोटा. ठीक है, जस्ट उसके ऊपर आप ऐसा टेबल फॉर्म में लिख देना ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो. ठीक है, तो ये आ गया आपका टाउ C का वैल्यू. अब देखो कंपेयर करो टाउ V और टाउ C. ठीक है, व्हाट इज द टाउ V वैल्यू, 1.86 और टाउ C वैल्यू 0.58, तो टाउ V इज ग्रेटर देन टाउ C. ठीक है, सो वी नीड टू डू द डिजाइन फॉर शेयर रेनफोर्समेंट. अगर ये नहीं होता तो मिनिमम दे देते, लेकिन बड़ा है टाउ V. ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट्स बड़ी है और हमारा स्ट्रेंथ कम है, तो हमें और देना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद देख लो डिजाइन फॉर वर्टिकल स्टिरअप. ठीक है, अज्यूमिंग सॉरी उसके बाद हम लोग देखेंगे कि shear is taken by the shear reinforcement VUS is equal to VU minus tau C BD. नेक्स्ट स्टेप हमारा VUS निकालने का था. सब वैल्यूज तो गिवन है, tau C 0.58, BD VU डाल दो, फिर VUS by 2 करो क्योंकि हमें बेंट अप बार भी देना है. ठीक है, तो और वो VUS का आधा होना चाहिए, तो कर लो, तो इतना आ जाता है. फिर नेक्स्ट देखो, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमें बेंट अप बार के लिए पहले डिजाइन करना पड़ेगा और उसके बाद वर्टिकल के लिए डिजाइन करना पड़ेगा. तो बेंट अप बार के लिए पहले देख लो शेयर रेनफोर्समेंट ऑफ 2, हम लोग 2 बेंट अप बार यूज करने वाले हैं, तो दैट इज VUS डैश. तो ये फॉर्मूला है इनटू 2, क्योंकि 2 बार्स है. पुट द ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री लेना है, तो ये आ जाएगा क्या है VUS बार. लेकिन देख लो कि VUS बार जो है वो VUS by 2 से बड़ा आ रहा है कि नहीं, इट्स हायर, लेकिन ये परमिटेड नहीं है. हमारा VU हाफ ऑफ द वैल्यू ही होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा प्रोविजंस में. ठीक है, तो कौन सा वैल्यू लेंगे VUS का, ये बड़ा वाला या छोटा वाला, ये वाला छोटा वाला लेंगे. ठीक है, तो देख लो टेक VUS डैश इज इक्वल टू 1158,000 न्यूटन. ठीक है, नाउ बैलेंस शेयर फोर्स टू बी असाइन फॉर वर्टिकल स्टब कितना है, VUS इज इक्वल टू
ये इनिशियल जितना टोटल माइनस जो बेंट अप बार ले गया, तो दिस मच, ठीक है। तो द बेंट अप बार इतना लेगा 115800 किलो न्यूटन, और वर्टिकल स्ट्रप 115800 किलो न्यूटन लेगा। यहाँ पे दोनों सेम आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग स्पेसिंग डिजाइन करेंगे, ठीक है। स्पेसिंग के लिए पहले हमें क्या करना है, अजम्पशन लेना है कि कितने कितना का डाया का आप स्टिरअप यूज करोगे, ठीक है। आपके पास फ्रीडम है 6 to 16 यूज करने का। सो यहाँ पे मैंने 8 के 5 यूज किए हैं, 2 लेग स्टिरअप यूज किए हैं। तो एरिया ऑफ स्टिरअप क्या आ जाएगा, 5/4 × 8² × 2 लेग मतलब 2, ठीक है। अब स्पेसिंग के लिए ये फॉर्मूला अभी देखा हमने, सारे वैल्यूज गिवन है, डाल दो जितना आया। ऐसे अगर ऑड नंबर्स में आ रहा है तो हमेशा इसका लेसर वैल्यू लेना, क्योंकि स्पेसिंग जितना कम हो उतना अच्छा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहेगा बॉन्ड, ठीक है। तो ये ले लिया। अब मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट के लिए भी स्पेसिंग कैलकुलेट कर दो, ठीक है। सो दिस विल बी दिस, सारे वैल्यूज गिवन है, ASV सब गिवन है, डाल दो, दिस इज द SV, ठीक है। अब एक्चुअली स्पेसिंग कितने में प्रोवाइड करोगे, वो द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द स्टिरअप शैल बी द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 जो वैल्यूज हैं हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, ये 302 और जो कोडल प्रोविजन है 0.75D और 300 mm जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। सारे वैल्यूज में से जो सबसे मिनिमम होगा वही लोगे। तो 0.75D क्या होता है, 0.75 × 600 450, और ये 3 वैल्यूज, इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है, 180, ठीक है। तो प्रोवाइड 8 mm लेग स्टिरअप एट 180 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ये सेंटर टू सेंटर क्या होता है, ये स्पेसिंग होता है, इसको लिखने का तरीका यही है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया शेयर डिजाइन। कुछ नहीं है, बहुत छोटा है न्यूमेरिकल, ठीक है, और बहुत इजी है। सिर्फ मैंने जो आपको 7-8 स्टेप्स बोले हैं उसी को फॉलो करना है। टाउ सी, टाउ वी, टाउ सी मैक्स निकालो, कंपेयर करो। अगर टाउ वी बड़ा होता है देन आपको डिजाइन करना पड़ेगा, और बस फॉर्मूलाज हैं, 2 फॉर्मूलाज हैं, उसको डालो। VUS डैश, अगर बेंट अप नहीं बोला है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है आपको, सीधा सिर्फ वर्टिकल के लिए निकाल देना, ठीक है। और फिर आ गया स्पेसिंग के 2 फॉर्मूलेज हैं, ये आपके स्पेसिंग है और ये मिनिमम स्पेसिंग है, ये फॉर्मूला है। और 2 कोडल प्रोविजंस है, 0.75D और 300 mm स्पेसिंग है फॉर वर्टिकल स्टिरअप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शेयर डिज़ाइन जो है वो विदिन हाफ एन आवर और 40 मिनट्स आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग इस वीडियो को फिर से देखिए, टेक नोट्स while watching the videos for better clarity, and if any doubts you can comment and you can write out in the comment section, and please पढ़िए and give your support to my videos in the comment section, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हम लोग दोबारा नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मिलेंगे, एंड प्लीज़ राइट कि आपको दूसरे कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ओके। सो ऑल ऑफ यू कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय।